ओके, ठीक है, मैं ऑडिबल हूँ। तो अभी क्या है, तो आज एक बार सिलेबस जो भी है, मतलब एक बार हम ये टॉपिक आज डिस्कस करेंगे। ये वाला है ना, तो बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि देखो ऐसे तुम अगर इस टॉपिक के न्यूमेरिकल्स देखोगे किसी बुक में, कोई भी डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट की कोई बुक उठा लो, तो तुम देखोगे उसके ना तुम्हें बहुत सारे कैलकुलेशन करने होंगे। तो अगर वैसे कहीं टोटल्स है ना, टीएसएस फाइंड करना, एसएसटी फाइंड करना, मान लो टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स एंड ऑल दैट, तो उसके लिए तुम्हें बहुत टाइम लगेगा कैलकुलेट करने में। एक क्वेश्चन करने में 10-15 मिनट कम से कम लगेंगे अगर वैसे पूछ लिया तो यहाँ मेनली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कैलकुलेशन बेस्ड नहीं पूछे जाते हैं। हमारे पास लास्ट ईयर के पेपर भी है ना इस टॉपिक से, तो वहाँ देख सकते हो जनरली ज़्यादातर क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो एनोवा टेबल में पूछा गया है, डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछा गया है, डेफिनेशंस तुम्हें क्लियर है कि नहीं ये पूछा गया है। यहाँ अदरवाइज इसमें बहुत कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि कैलकुलेशन अगर करवाएगा, वैल्यूज कैलकुलेट करोगे तो उसमें बहुत टाइम लगेगा, उतना टाइम आपके पास यहाँ एग्जाम में है नहीं, ठीक है ना। तो मेनली आपको इसमें फोकस करना है इस पार्ट में क्या है कि मेनली डेफिनेशंस क्लियर हो हर टर्म का आपको, फिर जो एनोवा टेबल है सबका कैसे बनता है ना, उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, एरर की, टोटल की, या जो भी ट्रीटमेंट्स हैं उसके क्या है ना, तो ये सब बस क्लियर होने चाहिए। तो बाकी आज मैं ये करा देता हूँ, और अभी आप लोगों का काम है कि अब सिलेबस और पीवाईक्यू ठीक से रिवाइज कर लेना। तो मैं 2 दिन का आपको ब्रेक दूंगा, सैटरडे संडे का, कल सैटरडे संडे है ना, तो मंडे से हम मॉक टेस्ट डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो मंडे के बाद ओनली मॉक टेस्ट एंड पीवाईक्यू का डाउट चलेगा, ठीक है ना। मतलब पीवाईक्यू भी मॉक टेस्ट में कवर हो जाएगा वैसे तो, लेकिन बाहर के भी डाउट्स होंगे वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सो अभी एक बार ये कवर कर लेता हूँ। बाकी सिलेबस जितनी बार रिवाइज कर सकते एक बार देख लेना, कोई टॉपिक आपको ऐसा नहीं आता हो, डाउट्स तो चलते रहेंगे, ठीक है ना। तो क्या हो सकता है हम लोग डाउट क्लास कल रख सकते हैं, हाँ डाउट क्लास रख लेंगे, है ना, जिसमें इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आए हैं। अच्छा, इसको हटाना पड़ेगा। इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं एक ईयर में, कितने क्वेश्चन आते हैं एक टाइम पे? 2 to 5 तो आते ही हैं। हाँ, जैसे लास्ट ईयर का अगर हम देख ले मान लीजिए तो 5 क्वेश्चन आते हैं, है ना, 5 ना। तो जैसे हम 2023 वाले अगर पेपर देखें, जैसे ये है, सो सर मेजरली सर डिग्री ऑफ फ्रीडम्स पे रहता है एसएसटी वगैरह फाइंड करने के लिए। हाँ, मतलब वो कैलकुलेट नहीं करवाएगा कि आपको ऑब्जर्वेशंस दे दिए मान लो, जैसे ब्लॉक्स दे दिया, फिर उससे कैलकुलेट नहीं करवाएगा वो कि तुम फॉर्मूला लगा रहे हो समेशन एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, सब नहीं लगाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इतना टाइम नहीं है ना। आपको 105 मिनट में 75 क्वेश्चंस करने थे, ऐसा क्वेश्चन देगा ही 10 मिनट लगे, ऐसे क्वेश्चन है 1 2 3 मिनट में हो जाएगा, वही है। और वैसे क्वेश्चन आते भी 10 मिनट तो वो छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन के चक्कर में तुम्हारे 10 क्वेश्चन छूट जाएंगे अगर एक क्वेश्चन करने लगोगे, अगर वो कैलकुलेशन वाले आ गए तो। जैसे इस तरह के क्वेश्चंस है ना, टू स्टडी द इक्वलिटी ऑफ एवरेज स्कोर्स, अ स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर वांट टू टेस्ट द consistency of scores in 3 statistics classes each containing 5 7 6 students and prepare an ANOVA table, है ना। तो ये भी ANOVA table बेस्ड क्वेश्चन है। तो if sum of square between groups is 475, total sum of square is 600, then the value of mean error sum of squares, ठीक है, इज इक्वल्स। तो इस तरह क्वेश्चन तुमने किए, हालांकि थोड़ा बहुत आइडिया होगा थ्योरी का आप लोगों को, तो किसी ने सॉल्व किया ये क्वेश्चन, कैसे सॉल्व होगा, पहले एक बार क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं थ्योरीज को कि क्या यूज हो रही है इसमें, है ना। सो अगर मैं ऐसे पूछूं तुमसे इसमें क्या यूज हो रही है, फिर थोड़ा थ्योरी पे आता हूं, बेसिकली समझ आ जाएगा। तो एक तो ये क्वेश्चन है,
तो टू स्टडी है ना, इक्वालिटी ऑफ एवरेज स्कोर्स, मतलब वही कर रहा है, इक्वालिटी को टेस्ट कर रहा है। बताओ भाई, तो इनोवा टेबल में क्या करते हो तुम, क्या बनाते हैं, सोर्स और यहाँ पे सम ऑफ स्क्वायर्स, डिग्री ऑफ फ्रीडम, मीन सम है ना, या मीन सम स्क्वायर्स, और यहाँ से क्या आ जाएगा, एफ रेशियो, फिर एफ रेशियो है ना, एफ की वैल्यू, सो एफ रेशियो या एफ ऑब्जर्व्ड वैल्यू। तो यहाँ पे क्या क्या बोल रखा है आपके पास, क्या क्या है, सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन ग्रुप्स, सो बिटवीन ग्रुप्स इसका सम ऑफ स्क्वायर है 475, और टोटल सम ऑफ स्क्वायर, तो यहाँ मान लो टोटल है, टोटल सम ऑफ स्क्वायर जो है 600 है, ठीक। तो बीच में क्या आएगा, यहाँ एरर, सो कितना हो जाएगा बताओ, 600 में 475 घटाओ कितना होगा। देखो इससे तुम्हें आइडिया मिलेगा हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस। तो थ्योरेटिकली बहुत ज्यादा नहीं भी जानते हो डीप में, क्योंकि इतना डीप क्योंकि तो टाइम भी नहीं है, दूसरा तुम पूरा डिजाइन ऑफ एक्शन पूरा एक सेमेस्टर कोर्स है ना, एमएससी लेवल पे भी और पीएचडी लेवल पे भी, तो इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन उतना तुम इतनी जल्दी नहीं सीख सकता, उतनी जरूरत भी नहीं है हमें एग्जाम में। तो आपको देखना है कि क्या एग्जाम की रिक्वायरमेंट है, जैसे क्वेश्चंस आए हैं वैसे ही क्वेश्चंस आएंगे, बस उस कॉन्सेप्ट को समझने से सॉल्व हो रहा है। तो चूंकि जो स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड के लोग हैं तो उनके लिए समझना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि ये सब टर्म जो बीएससी आप कर रहे थे तो फ्रीक्वेंटली आया होगा, ये है। तो कितना होगा भाई, 600 माइनस 475 125, ओके। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, टोटल कितना है 5 7 6 है ना, 18, तो यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा 17, और मतलब टोटल 18 है ना, यहाँ पे 5 7 6 का ऐड कर दिया हमने स्टूडेंट जो है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 17 हो गया। और बिटवीन ग्रुप्स का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, कितना, यहाँ क्या होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम 2, क्यों, बिकॉज 3 ग्रुप्स हैं, है ना, सो 3 ग्रुप से एक कम होगा, मतलब ये फॉर्मूला है, हालांकि डायरेक्टली मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। सो 3 ग्रुप्स हैं तो यहाँ पर 2 आ गया, तो यहाँ कितना बचेगा 17 माइनस 2 15, तो इन दोनों का सम ये होता है, ऐसा आ गया। अब बताओ क्या होगा, क्या पूछा है तुमसे, वैल्यू ऑफ द मीन एरर सम ऑफ स्क्वायर इज, सो बोलो क्या होगा, मीन एरर सम ऑफ स्क्वायर्स क्या करते हो, मतलब मीन सम ऑफ स्क्वायर्स है ना, एमएसएस लिख सकते हो यहाँ पे, सो मीन सम ऑफ स्क्वायर, मीन सम, तो यहाँ 475 अपॉन 2, यहाँ पे 125 अपॉन 15, तो पहले तुम्हें इनोवा टेबल ठीक से समझना है, उसके बाद हो जाएगा। तो यही आंसर होगा, इसको सिंप्लीफाई करो कितना है, यही है मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर, मीन एरर सम ऑफ स्क्वायर्स है ना, सो 125 अपॉन 15 किसके इक्वल आएगा, 75 अपॉन, सो 5 से काटोगे बाई 3, सो ये आ जाएगा। अब इसमें जैसे इस तरह, अभी इसमें क्या हुआ है, सिंपली एक मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है इनोवा टेबल का, उसी बेस हमने ट्राई किया क्वेश्चंस। तो आप लोगों ने जो इनोवा टेबल पहले देखे होंगे, चाहे कोई डिजाइन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन हो या 2 स्क्वायर फैक्टोरियल डिजाइन हो, 2 क्यूब फैक्टोरियल, इनोवा टेबल का फॉर्मेट सेम रहता है ना, कॉमन फॉर्मेट है कि सोर्स सम ऑफ स्क्वायर, डिग्री ऑफ फ्रीडम, मीन सम ऑफ स्क्वायर, फिर यहाँ एफ वैल्यू आ जाएगी, तो ये फॉर्मेट सेम है। अब जो होगा यहाँ पे डिपेंड करता है कि कितने ट्रीटमेंट्स हैं, उसके हिसाब से, यहाँ 10 बिटवीन ग्रुप्स था, तो उस तरह से डिफरेंट डिजाइन में डिफरेंट वो है, उसको कंसीडर क्या क्या करना है वो डिपेंड करता है डिजाइन पे। तो इसका ये आंसर है, मैं बस एक बेसिक तुम्हें सॉल्व करके दिखा रहा हूँ कितना टाइम लगेगा। मेरे को ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा इसमें तुम्हें बहुत सारा, जब बुक्स में तुम अगर डिजाइन ऑफ बुक खोले होगे तो वहां देखते होगे 2-2 पेज का सॉल्यूशन है, एक पेज का सॉल्यूशन, बहुत सारे कैलकुलेशन चल रहा है, तो वैसा क्वेश्चन यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि वो सब्जेक्टिव एग्जाम, जब सेमेस्टर एग्जाम आप देते हो तब वहाँ कैलकुलेट करवाते हैं वो, कि वहाँ पे आपके 3 घंटे में 10 क्वेश्चन करने होते हैं, 5 क्वेश्चन करने होते हैं। सेमेस्टर एग्जाम में जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, यहाँ ऑब्जेक्टिव है और टाइम बहुत कम है, तो सिर्फ डेफिनेशन बेस्ड, थ्योरम बेस्ड, डायरेक्ट रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन होंगे, ठीक है। ओके, थोड़े और आगे देखते हैं कैसे क्वेश्चंस आए हैं। मैं पहली बार ही देख रहा हूँ, मैंने सॉल्व किया नहीं, देखते हैं क्या है।
तो इस तरह से है। ये क्या बोल रहा है कि इस क्वेश्चन में फॉर अ 3 स्क्वायर फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट द क्वाड्रेटिक इफेक्ट ऑफ द फैक्टर। तो ये क्वेश्चन तो आउट ऑफ सिलेबस हो गया, ड्रॉप हो गया होगा, क्योंकि हमारे सिलेबस में क्या है 2 स्क्वायर एंड 2 क्यूब फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट जस्ट है, जिसको अभी मैं डिस्कस करूंगा। मैं दोनों के लिए एनोवा टेबल डिस्कस करूंगा, मॉडल डिस्कस करूंगा। तो ये तो आउट ऑफ सिलेबस हो गया, ये क्वेश्चन कंसीडर ही नहीं होगा मार्क्स में, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस ही है। तो आपके एग्जाम है ना, ये 3 स्क्वायर फैक्टर्स में है नहीं सिलेबस में, 2 क्यूब एक्सपेरिमेंट और 2 स्क्वायर एक्सपेरिमेंट आपके सिलेबस में है। यहाँ पे क्या है कि अ स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर interested in studying the equality of average scores want to test the consistency of scores in 3 statistics classes having 5, 7, 6 students and prepares an ANOVA table. Similar question है ये तो। The sum of square within the group is 500, total sum of square 800, then the value of F statistics used for testing equality of average class scores is, एक मिनट, हाँ गुड इवनिंग सर। हाँ मेल तो आया था, 5 तारीख को सेकेंड राउंड का इंटरव्यू है। आपको नहीं आया क्या? अच्छा, उनको भी आया, विजय है ना बॉम्बे जो पीएचडी कर रहे थे वेलास्वामी सर के अंडर, उनका भी आया हुआ है। विजय कुमार को जानते हैं आप? वो वेलास्वामी सर के अंडर पीएचडी कर रहे हैं। हाँ हाँ उनसे बात हो रही थी। कोई नहीं, देखिए आगे है ना, अभी तो मैं क्लास ले रहा था सर। ठीक है सर, थैंक यू। ओके देखिए, तो क्या बोल रहा है ये कि हमारे सिंपल यहाँ भी ANOVA टेबल बनाने हैं। तो सो यहाँ पे सोर्स और फिर वही सम ऑफ स्क्वायर, डिग्री ऑफ फ्रीडम, mean sum या mean sum of square and f statistics है ना, या f observed या f ratio है ना, जैसे तुम्हें लिखना है तो f ratio, यहाँ ये f statistics लिख रहा है। तो यहाँ पे इजी है, तो यहाँ पे क्या होगा between groups, तो एक तो ग्रुप्स है, फिर यहाँ एरर और यहाँ टोटल है ना। तो ऐसे 4-5-10 क्वेश्चन सॉल्व करो, तुम्हें भी आइडिया मिल जाएगा। एटलीस्ट जो मैथ्स बैकग्राउंड के लोग हैं, स्टैट्स वालों को तो पता ही होगा कि ये कैसे काम कर रहा है ANOVA टेबल, क्या हो रहा है इसमें। तो एक आइडिया ना, पैटर्न से एक आइडिया मिल जाता है कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पे सो ये सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन ग्रुप्स है ना, सो विद इन ग्रुप्स है ना, यहाँ विद इन ग्रुप्स था। सो विद इन ग्रुप्स जो है तो ये कितना है, ये है 500, ये है 800, तो डिफरेंस 500 प्लस 300 मिलके 800 हो जाएगा। अब यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने ग्रुप्स हैं, 3 ग्रुप्स हैं, 2 होगा। टोटल कितने लोग हैं, टोटल लोग 18 ही हैं, तो यहाँ 17, यहाँ 15 हो जाएगा। ठीक, मीन स्क्वायर निकालेंगे 500 अपॉन 2, 250, 300 अपॉन 15, सो 5 से काटूंगा 60 अपॉन, तो कितना आ जाएगा, तो कट जाएगा डायरेक्टली 20 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 20 हो गया आपका। अब एफ रेशियो क्या होता है, दिस अपॉन दिस, सो 250 अपॉन 20। इसका थ्योरी में भी लिखाऊंगा, लेकिन तुम्हें ये अगर समझ आ रहा है तो थ्योरी है ना, एग्जांपल से पहले जरा समझ आता है, इसका थ्योरी में लिखेंगे तो वही चीजें डिराइव होती चली जाएंगी। तो ये आंसर है इसका 25/2 12.5, तो इसका ये आंसर है। तो लास्ट क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन सिमिलर ही है, वहां आपसे ये क्वांटिटी पूछा था पिछले क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन था, अभी ये पूछ लिया, तो ये एफ रेशियो की वैल्यू है दिस अपॉन दिस। ठीक है, तो ये मैं क्वेश्चंस करके दिखा रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं इस तरह से। और जिस बच्चे ने थ्योरी में नहीं पढ़ा है, अगर इस तरह क्वेश्चंस आ जाएंगे, तुम 4-5 कर लो तो नहीं कर लोगे, कुछ ही नहीं। देखना पूछा क्या है इनमें से कि टोटल सम ऑफ स्क्वायर, डिग्री ऑफ फ्रीडम, मीन सम ऑफ स्क्वायर, एफ रेशियो, क्या पूछ रहा है ये है। सर ये हर बार डिग्री ऑफ फ्रीडम एक कम ही होगा क्या? हाँ, ये फॉर्मूला मैं दिखा दूंगा अभी। यहाँ जितने भी उसके नंबर ऑफ उसमें वो होंगे, क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ रेप्लिकेशंस बोल दो
या जितने उसमें एलिमेंट्स हैं उसके अलग अलग ऑब्जर्वेशंस है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n है तो यहाँ n ट्रीटमेंट्स तो वो उतने कम हो जाएंगे। अलग अलग वर्ड है, ग्रुप्स कुछ लोग यूज करते हैं, ट्रीटमेंट्स यूज करते हैं इस तरह से, तो वो उसका फॉर्मूला है तो वो लिखा दूंगा ये n-1 ही होगा। हाँ टोटल जैसे 18 है तो यहाँ n-1 होगा, यहाँ जितने था n-1 है और एरर डिसाइड करता है सम इस पे। एक दो और क्वेश्चन देखो समझ आएगा। हम लोग ये भी ऊपर पढ़े थे ना, अभी 8 जून वाला चल रहा था। तो ये 98 कर रहे थे, 99 आउट ऑफ सिलेबस था, 100 किया था। ये है ना CUET 2023 8 जून वाला पेपर है तो 100 किया हमने, 99 आउट ऑफ सिलेबस 98 किया, देखते 97 क्या है। 97 ये क्या कह रहा है, इस एक ही क्वेश्चन में सारे बना दिए हैं क्या ये लोगों ने मतलब एक ही क्वेश्चन को अलग अलग बना, मतलब नंबर बदल दिया बस। ये तो काफी इजी हो गया पेपर, तो मतलब जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है तो सारे कर देगा, या नहीं पता है तो कोई नहीं कर पाएगा। तो जिनको इनोवा टेबल का आइडिया है तो देखो अभी 3 क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन मिला ना हमें, सेम ही पैटर्न पे है, सेम ही कॉन्सेप्ट पे है। इसमें क्या किया है कि टू स्टडी द इक्वालिटी ऑफ द स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर वांट टू टेस्ट कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर्स इन 3 स्टैटिस्टिक्स क्लासेस ईच कंटेनिंग 5, 7, 6 स्टूडेंट। ये नंबर तो सेम ही है तीनों क्वेश्चन में, 97, 98 और 100। 3 क्वेश्चन अभी मैंने देखा है, तीनों में सेम ही है। एंड प्रिपेयर एन इनोवा टेबल इफ द सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन ग्रुप्स। अभी हमने ये तो नहीं किया ना, अभी ये तो नहीं था, उसमें 12.5 आंसर आया था, ये तो नहीं था। तो 500 टोटल सम ऑफ स्क्वायर 900, तो पूछ रहा है एफ स्टैटिस्टिक्स। अब तुम लोग भी कर लोगे, जिन लोगों को बिल्कुल नहीं पता थ्योरी, बता जरा आंसर क्या आएगा। जैसे पिछला क्वेश्चन किया मैंने, बिल्कुल सेम तरीके से बताओ। तो ये 97 नंबर है। ऑप्शन 4 आ रहा है, बाकी लोग देख लीजिए। तो अभी हमने 100 किया, फिर 99 आउट ऑफ सिलेबस था, 98 मैंने सॉल्व किया है, और वैसे ही 97 भी है सेम। फिर से वही इनोवा टेबल में क्या है, सोर्स, सम ऑफ स्क्वायर, डिग्री ऑफ फ्रीडम, मीन, सम ऑफ स्क्वायर, एफ स्टैटिस्टिक्स या एफ टेबल जैसे लिखना है। अब यहाँ है क्या, फिर से बिटवीन ग्रुप्स, सम ऑफ स्क्वायर है ना, तो इसका बिटवीन ग्रुप्स का 500 है, टोटल बता रखा है, सो टोटल 900 है, तो ये बचेगा यहाँ 400, ये एरर होगा। और फिर से वही है डिग्री ऑफ फ्रीडम, यहाँ पे तो वही यहाँ 17, यहाँ 2, यहाँ 15। तो पूछ क्या रहा है, वैल्यू ऑफ एफ स्टैटिस्टिक्स, पहले मीन सम ऑफ स्क्वायर निकाल लो, तो 250 आ जाएगा, 5/2 400/15, तो 5 से काटेंगे तो 80/3 है ना, और यहाँ से फिर इसको डिवाइड कर लो, f हो गया, सो 250/80/3, सो मतलब वही 253 जा 750/80, यही आ जाएगा। सो देख लो ये अप्रॉक्स आएगा 9.375, बस सेमी क्वेश्चन है ना ये तो इस तरह से है। या तो जिनको आते हैं तो सारे तीनों चारों क्वेश्चन एक साथ कर लेंगे, नहीं आते हैं तो एक भी नहीं होगा, ये है। मतलब एक ही साल के 3 क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम ही है। नेक्स्ट, तो 97 था ये, अब आते हैं 96 पे। चलो ये कह रहा है कि 96 में आइडेंटिफाई द कन्फाउंडेड इफेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग सब ब्लॉक्स। बताओ भाई, तो अब इसके लिए तुम्हें सीखना पड़ेगा व्हाट इज द कन्फाउंडेड इफेक्ट। तो ये सीखना पड़ेगा, है ना। पता नहीं सिलेबस में लिखा तो है नहीं ऐसे, लेकिन
पूछ दिया है। आंसर की में देखो क्या लिखा है, इसको ड्रॉप किया है कि नहीं, सिलेबस में रखा है कि आउट ऑफ सिलेबस है? क्योंकि इसके अलग अलग तरीके हैं कंपाउंडिंग के। तो यहाँ 2 ब्लॉक्स है ना, देयर आर 2 ब्लॉक्स, ये 2 ब्लॉक दे दिया आपको। एंड पूछ रहा है कि कंफाउंडेड इफेक्ट। सर क्वेश्चन ड्रॉप नहीं है अच्छा नहीं किया है, ओके और आंसर सर ऑप्शन 2 है। ओके ओके, सीखना पड़ेगा कंफाउंडिंग, है ना, कंफाउंडिंग पढ़ाना पड़ेगा उसके लिए, नहीं सर, कंफाउंडिंग सिलेबस के बाहर है ना। ऐसे तो मुझे लग रहा बाहर ही है, क्योंकि सिलेबस इतना करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा अगर इतने पार्ट में है। नहीं ड्रॉप किया फिर भी लग रहा है सिलेबस बाहर ही है, क्योंकि इसमें लिखा है नहीं। अब कंफाउंडिंग, मिसिंग ऑब्जर्वेशन, बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट है छोटे छोटे, तो वैसे सारा डिस्कस करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो इनका तो कोई ठीक है नहीं, तो मुझे लग रहा है इसको वो करना पड़ेगा। मतलब ऐसे तो आउट ऑफ सिलेबस ही है, स्किप करते हैं, देखते हैं अगला क्या है। तो बस अगला तो ये आ गया, तो मतलब 5 क्वेश्चन आते हैं ना, तो 96, 97, 98, 99, 100, जिसमें हमने अभी ये 2 क्वेश्चन देखा कि जो 96 है और जो 99 है वो आउट ऑफ सिलेबस ही दिख रहा है, क्योंकि जो सिलेबस में ऐसे प्रॉपर ये वर्ड मेंशन है नहीं। और बाकी जो 3 क्वेश्चन थे 97, 98 और 100 एक ही कॉन्सेप्ट पे तीनों क्वेश्चन थे, एक ही पैटर्न पे, कुछ अलग था भी नहीं उसमें। ये है, पर देख लो, तो इसमें 3 क्वेश्चन किए इस पेपर के। अभी बाकी देखते हैं बाकी में क्या आया था, इसका देखते हैं थोड़ा सा, इसमें क्या आया है 11 जून वाले में क्या पूछा है। चलिए तो ये क्वेश्चन नंबर 100 है ना। एक्चुअली इन लोगों का यही ठीक है ना, कुछ भी बना देते हैं, सिलेबस देखते नहीं है। इफ वी डिलीट 1 block from the symmetric BIBD and from the remaining blocks delete all those treatment which belong to the related block, then resultant BIBD is। अब ये सिलेबस में है BIBD। सर जो लास्ट क्वेश्चन था कंफाउंडिंग वाला, हाँ सर वो आईएसएस में पूछा गया था 2019 में। अच्छा ओके, वही तो उठा के इन्होंने दे दिया वहां से, बट इस सिलेबस में है नहीं है, बिना ध्यान रखे हुए। सर जैम के भी क्वेश्चन पूछते हैं इसमें। हाँ मतलब जो पेपर बना रहे, जो प्रोफेसर इतने कामचोर लोग हैं, वो क्या करते, कहीं से उठा के क्वेश्चन आईएसएस का उठा लिया, उनका दे दिया, जैम के उठा के रख दिया। सर ये ड्रॉप था, सर ये क्वेश्चन ड्रॉप था। ड्रॉप है ना, मतलब ये आउट ऑफ सिलेबस ये भी है एक्चुअली। तो दूसरा देखते हैं, ये कह रहा है कि टू टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ variation between doctors treatment at 1% level of significance, 6 doctors, each doctor test 5 treatment for a certain disease and observe number of days each patient takes to recover. In ANOVA table, degree of freedom of variation of errors कितना होगा, एरर का डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछ रहा है। तो फिर से इसका एनोवा टेबल बना, देखो तो सिर्फ तुम जितने भी वर्ड सिलेबस में है ना, जो भी वर्ड मेंशन किया है वो सबका एनोवा टेबल बस याद कर दो, उस पे आए तो करके आना, नहीं आए तो छोड़ देना, क्योंकि इतने कैलकुलेशंस और बहुत ज्यादा पढ़ने का टाइम थोड़ी है। इससे बेटर है कि बाकी चीजें हम करें, मतलब जो सिलेबस का बाकी पार्ट्स हैं जो इजी है, जो आप पहले से पढ़ रखे उसको रिवाइज करो, ये चीजें। तो यहाँ मेनली है कि जो भी है डिफरेंट टाइप के एक्सपेरिमेंट है, उसके तुम एनोवा टेबल ठीक से समझ लो, उस पे ही आ जाएगा। देखो इसको ट्राई करते हैं, क्योंकि वैसे बहुत कॉन्सेप्ट है ना, डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट पूरा एक बुक है और इतनी मोटी मोटी बुक्स हैं, तो तुम पूरा बुक तो नहीं पढ़ के जा सकते ना इतने कम टाइम में। चलो तो कह रहा है कि टू टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ वेरिएशन दिस 6 डॉक्टर, ईच डॉक्टर टेस्ट 5 ट्रीटमेंट्स, ठीक है ना। तो ईच डॉक्टर टेस्ट 5 ट्रीटमेंट्स, कितने डॉक्टर्स हैं, 6 डॉक्टर्स है ना, और ईच टेस्ट 5 ट्रीटमेंट्स। तो ये तो
कौन से वाला एक्सपेरिमेंट होगा बताओ भाई। तो तुम लोगों को आइडिया है 6 डॉक्टर्स हैं तो नंबर ऑफ ट्रीटमेंट 6 है तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या, अच्छा पूछा किसका डिग्री ऑफ फ्रीडम है, डिग्री ऑफ फ्रीडम किसका पूछा है, इन इनोवा टेबल द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ वेरिएशन इन एरर्स। ओके तो क्या होगा सर टू वे अनोवा है ये, तो इसमें ये ट्रीटमेंट का भी होगा फिर ब्लॉक्स का भी होगा। ठीक है तो कैलकुलेट करो टू वे अनोवा का क्या होता है स्ट्रक्चर। सर अनोवा टेबल में पहले तो वो सोर्स होता है, सोर्स में ट्रीटमेंट, ब्लॉक, एरर और फाइनली टोटल होता है। हाँ तो जैसे अगर मैं बनाता हूँ, चलो टू वे अनोवा बना लेता हूँ। फिर चलो सम ऑफ स्क्वायर जो भी हो छोड़, हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम से मतलब है ना, हमें तो डिग्री ऑफ फ्रीडम से मतलब है ना। और यहाँ एफ आएगा, एफ रेशियो। तो बताओ सोर्स में क्या क्या आएगा इसमें, नंबर ऑफ डॉक्टर्स देन ट्रीटमेंट्स। हाँ सर। तो क्या होगा बताओ सर ट्रीटमेंट डॉक्टर, तो ट्रीटमेंट का ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 5 ट्रीटमेंट है तो हम लोग उससे 1 माइनस कर देंगे तो 5 minus 1 that would be 4. Similarly ये डॉक्टर्स का डिग्री ऑफ फ्रीडम would be 6 minus 1 that is 5 और टोटल would be ये 30 minus 1 29। equation। तो यहाँ 29 आएगा। ओके और इधर तुम्हारा चलो जैसे डॉक्टर्स हैं तो इसमें कितने डॉक्टर्स हैं टोटल, 6 डॉक्टर्स हैं तो 5 हो जाएगा, 6 डॉक्टर्स हैं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी 5। और पेशेंट कितने हैं 5, नहीं ईच डॉक्टर टेस्ट हाउ मेनी ट्रीटमेंट्स कितना है, ये तो डॉक्टर हो गया, ट्रीटमेंट जो है आपके पास सो दैट विल हैव 5 ट्रीटमेंट्स, यहाँ 4 आ जाएगा। एरर जो बताओ एरर के कितना आएगा, एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम 20। हाँ ताकि सम ये हो जाए तो 20 आ जाएगा। दिस इज आंसर। तो मतलब जो एनोवा टेबल का बेसिक कॉन्सेप्ट पता है उससे हो जाएगा। तो वहां क्या होता है फैक्टर ए फैक्टर बी, देन डिपेंड करता है टू एनोवा में कि विद इंटरेक्शन या विदाउट इंटरेक्शन यू आर कंसीडरिंग। तो ये विदाउट इंटरेक्शन का अगर देखेंगे है ना तो एक बार और बता दिए सर। हाँ देखो इसमें दो एक्चुअली इसमें 2 तरह के क्या बोलूं मैं यहाँ पे ग्रुप्स हैं। क्या क्या है इसमें, अच्छा मतलब एक तो डॉक्टर्स हैं तो कितने डॉक्टर है टोटल 6 डॉक्टर, तो डॉक्टर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा इसके करस्पॉन्डिंग n-1 तो 5 आ गया। एंड ईच डॉक्टर टेस्ट कितने ट्रीटमेंट्स 5 ट्रीटमेंट, तो मैं चलो ट्रीटमेंट्स लिख देता हूं अभी। तो 5 ट्रीटमेंट, इस 5 ट्रीटमेंट के करस्पॉन्डिंग डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होनी चाहिए 4। और बाकी जो बचता है वो होता है एरर। अब 6 डॉक्टर्स हैं ईच डूइंग 5 ट्रीटमेंट, टोटल कितना हो गया 5 6 30, तो टोटल हो गया 30 ट्रीटमेंट्स, ठीक है ना। देयर आर 6 डॉक्टर एंड ईच डॉक्टर डूइंग 5 ट्रीटमेंट्स, टोटल 30 ट्रीटमेंट्स हो गए। तो टोटल 30 हो गया तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा 29। अब इन सब का सम 29 आना चाहिए, तो एरर का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, आंसर देख लो आंसर क्या कह रहा है सर 20। ठीक है ना, ओके ठीक है फिर। सो ये भी एनोवा टेबल पे ही है। तो यहाँ पे डॉक्टर ट्रीटमेंट एरर तो आएगा ही क्योंकि टोटल है, तो जो बचता है वो एरर होगा यहाँ पे ना। तो ये सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू डॉक्टर, सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ट्रीटमेंट, है ना, ये ट्रीटमेंट लिख दो, सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर, सम ऑफ स्क्वायर टोटल, सम ऑफ स्क्वायर्स, इस तरह से तो ऐसा होगा। तो ये भी मतलब बेसिकली एनोवा टेबल पे ही बेस्ड क्वेश्चन है। तो एनोवा टेबल इंपॉर्टेंट है ना ज्यादातर क्वेश्चन के लिए। तो ठीक है, तो ये 99 था।
वो तो आउट ऑफ सिलेबस था। अगला देखते हैं क्या कह रहा है। ये देखो जरा इसको ट्राई करते हैं। सो ये कह रहा है कि टू टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ वेरिएशन बिटवीन डॉक्टर्स ट्रीटमेंट एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, 5 डॉक्टर्स, यहाँ 5 डॉक्टर्स हैं, ईच डॉक्टर टेस्ट 5 ट्रीटमेंट और 5 डॉक्टर्स हैं डूइंग 5 ट्रीटमेंट ईच डॉक्टर for a certain disease and observe number of days each patient takes to recover. In ANOVA table, if sum of square between doctor is 24, sum of square and error sum of square is 32, error sum of square कितना है 32 है। तो बताओ वैल्यू ऑफ f statistics क्या होगा? There is no, what is the value of f statistic for testing? There is no significance difference between डॉक्टर, ठीक है ना। सो एफ स्टैटिस्टिक्स वैल्यू क्या आ जाएगी? ये भी नोवा टेबल बेस्ड क्वेश्चन है। तो क्या होगा? सोर्स, सम ऑफ स्क्वायर, डिग्री ऑफ फ्रीडम, मीन सम ऑफ स्क्वायर एंड देन एफ टेबल या एफ स्टैटिस्टिक्स या एफ रेशियो, ठीक है। सो अभी इन्होंने क्या क्या दिया है आपको? दे हैव गिवन दैट सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन डॉक्टर्स। चलो तो यहाँ डॉक्टर्स लिख लेते हैं, है ना। सो दिस इज 24। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा यहाँ पे? हाँ, क्या कितने 5 डॉक्टर्स हैं, सो 4, तो इसका मीन सम ऑफ स्क्वायर कितना 6 आ जाएगा। ओके, अब एरर की बात करते हैं। इसने सीधा एरर की बात की है ना, तो एरर क्या है? एरर सम ऑफ स्क्वायर इज 32, सो एरर का जो सम ऑफ स्क्वायर 32 है। अभी टोटल की जरूरत पड़ेगी, देखते हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम की जरूरत पड़ेगी ना, और यहाँ अगर मैं ट्रीटमेंट लिख रहा हूँ जैसे, सो एरर का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आएगा? हाँ जी, 16 years। तो यहाँ क्या होगा? ट्रीटमेंट, आपके पास ट्रीटमेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? यहाँ भी 4 आएगा, और ये कितने हैं? 25 6, सो ये 25 ना, इसका कितना होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम? ये टोटल 25 में से 8 गया, कितना होगा? सर वो एक कम आ जाएगा। ओह सॉरी, हाँ हाँ हाँ, एक मिनट, मतलब 25 टोटल है, मतलब 5 डॉक्टर्स 5 ट्रीटमेंट, तो an-1 होगा। सो 24 माइनस 8 16। ओके, तो यहाँ कितना आएगा? मीन सम ड्यू टू एरर 2, आ जाएगा सर। तो मीन सम ड्यू। अब यहाँ पे जो एफ टेबल की वैल्यू होती है, एफ रेशियो, वो होता है मीन सम ड्यू टू, जिसकी बात में डॉक्टर है तो मीन सम ऑफ डॉक्टर अपॉन मीन सम ड्यू टू एरर, ये फॉर्मूला होता है इसका। यहाँ हमेशा एरर से ही डिवाइड होगा। अगर बीच में इसका भी मैं निकाल रहा होता मीन सम, मतलब यहाँ पे सॉरी एफ, इसके करस्पॉन्डिंग एफ रेशियो की वैल्यू, तब भी मैं इस वाले को डिवाइड करता एरर से ही। सो मीन सम ड्यू टू एरर, तो कितना आ गया ये? 6/2 3, तो आंसर इज 3। चेक कर लो एक बार, है ना। यहाँ पता नहीं मुझे क्या है, यहाँ मान लो x होता फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ होता x/4। अब ये तो मैंने इसके लिए निकाला है, ऊपर वाले है ना, ये अगर इसके लिए पूछता, ये तो इसके लिए निकला है, अब इसके लिए फाइंड करते तो उसके हिसाब से यहाँ भी आता। तुम्हें देखना पड़ेगा, अनवर्ड वाले बनाता हूँ मैं कैसा फॉर्म है, तो इसको फिर इस वाले को डिवाइड करना पड़ता है इस वाले से, तो इसका आंसर आता है x/8, ये हो जाता है। सर जी ये टोटल 24 कैसे हुआ इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम टोटल का? जी, यहाँ कितने डॉक्टर्स हैं? 5। 5 ईच डॉक्टर डूइंग हाउ मेनी ट्रीटमेंट्स? 5 टोटल कितने हुए? 5 5 जा 25। जी।
तो आपका लास्ट क्वेश्चन में ध्यान नहीं था, इस क्वेश्चन में 25 कैसे आया था? हमने ध्यान दिया कि इस क्वेश्चन सेम ही तो है, जो ये क्वेश्चन है पिछला क्वेश्चन सेम ही है। यहाँ 29 कैसे आया था? यहाँ 6 डॉक्टर थे, ईच डूइंग 5 ट्रीटमेंट, तो 6 5 30 ट्रीटमेंट टोटल हुए, मतलब टोटल 30 हुआ ना, टोटल 30 द डिग्री ऑफ फ्रीडम n -1 टोटल का। तो सेम ही क्वेश्चन है, तो अभी जितने क्वेश्चन हमने किए सब एनोवा टेबल में बेस्ड हैं। अगला क्या पूछा देखते हैं। एक मिनट रुको, किसका फोन है? पवन का, क्लास स्टार्ट कराते हैं। अच्छा ठीक है पवन, क्लास स्टार्ट करना है ना? ओके ओके, तो बताओ ये क्या कह रहा है? The error degree of freedom for the randomized block design with T treatment with each replicated R times in having one missing observation। अभी फिर से मिसिंग ऑब्जर्वेशन, तो मुझे लग रहा है कि आउट ऑफ सिलेबस टाइप का हो गया, क्योंकि वैसे पूरी डिटेल में पढ़ना पड़ेगा आपको। सो बताओ भाई इसका क्या होगा? सर इसका तो डायरेक्ट ही हो जाएगा, फ्रीडम थर्ड हो जाएगा n -1 r -1। ठीक है, क्योंकि एक मिसिंग है, तो यहाँ पे जो रैंडमाइज ब्लॉक डिजाइन है उसका एनोवा टेबल कैसा होता है वो बना लेते हैं, उससे दिख जाएगा इजीली। तो इसका जो होता है, मैं सीधा बता देता हूँ, रैंडमाइज ब्लॉक डिजाइन जो होता है इसका, अगर तुम एनोवा टेबल देखोगे तो यहाँ होता है सोर्स। क्या क्या रहता है रैंडमाइज ब्लॉक डिजाइन में? सोर्स क्या क्या होते हैं? ट्रीटमेंट एंड एप्लीकेशंस मेनली दो है। सो यहाँ ट्रीटमेंट्स होंगे, एप्लीकेशन एक ही चीज होता है। नहीं रेप्लिक क्या 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 ट्रीटमेंट के बाद सर वो ब्लॉक बोलो या रेप्लिकेट्स बोलो, एक ही चीज होता है। नहीं, ट्रीटमेंट्स का मतलब हुआ कितने ग्रुप्स हैं, और रेप्लिकेट्स मतलब उसके कितने क्या बोलता हूँ, उसमें कितने ऑब्जर्वेशंस हैं, ये कहना चाह रहे हैं। रेप्लिकेट्स मतलब यार हाँ वही वो कहना चाह रहा है। ब्लॉक की जगह रेप्लिकेट यूज करते हैं। हाँ यहाँ यूज कर रहे हैं लोग। जैसे क्या होता है यहाँ पे जो, अगर मैं टेबल बना के दिखाऊं, जैसे एग्जांपल के लिए इस तरह से बनाऊं अगर मैं कि 1 2 3, तो ये नंबर ऑफ ट्रीटमेंट का डिनोट कर रहा है, मान लो m है, और यहाँ 1 2 n ये नंबर ऑफ रेप्लिकेशंस को डिनोट करता है, इस तरह से। तो ऐसे समझ सकते हो। यहाँ पे जो मतलब डिपेंड करता है लैंग्वेज पे, तो यहाँ पे रेप्लिकेशंस लिख लो, या इन्होंने क्या लिखा है ट्रीटमेंट रेप्लिकेशन, और तो यहाँ होगा सम ऑफ स्क्वायर, डिग्री ऑफ फ्रीडम, मीन सम एंड ठीक है एफ रेशियो। सो यहाँ पे आ जाएगा फिर एरर, और यहाँ से आ जाएगा आपका टोटल। तो देखो इसमें क्या है, टोटल कितने हैं, टी नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स हैं और आर टाइम्स है, आर रेप्लिकेट्स हैं, ठीक है। सो टी नंबर ऑफ तुम्हारा है ना, देयर आर टी नंबर ऑफ ग्रुप्स एंड ईच ग्रुप हैज आर एलिमेंट्स, ये समझो। तो टोटल कितने हो गए, टोटल एलिमेंट्स कितना हो गया, समझ रहा है कि नहीं? सर इसमें टोटल एलिमेंट्स r into t। यस यस, है ना, r into t, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी, हाँ RT -1, ठीक है ना। देयर आर T ट्रीटमेंट्स एंड R टाइम R रेप्लिकेट्स हैं, सो ईच हैज R एलिमेंट्स, समझो ईच ग्रुप हैज R एलिमेंट्स। सो देयर आर T ग्रुप्स एंड ईच ग्रुप हैज R एलिमेंट, टोटल एलिमेंट्स आर
तो इंक्लूडिंग ऑल हो गया TR, तो इसका हो जाएगा TRT माइनस 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ट्रीटमेंट्स T है तो ट्रीटमेंट्स का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ जाएगा? T माइनस 1। R एप्लीकेशंस हैं तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा? R माइनस 1। अब इन तीनों का सम ये आना चाहिए, तो यहाँ क्या आएगा ये बताइए, है ना? तो इसको सिंपली आप सिंपलीफाई करेंगे, दिस माइनस दिस फैक्टराइज करेंगे, सो यू विल फाइंड इट विल बी T माइनस 1 टाइम्स R माइनस 1। तो ओपन कर सकते हो, सो जस्ट दिस माइनस यू सब्ट्रैक्ट बोथ, तो ये आएगा T माइनस 1 R माइनस 1 ये आएगा। तो ये सिंपली जो मैंने बनाया है ना, दिस इज एनोवा टेबल करस्पॉन्डिंग टू randomized block design having T treatments with R applications। यहाँ कुछ नंबर्स अगर दे रखा होता उसके हिसाब से काम करते, तो यहाँ पे लिखूंगा सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ट्रीटमेंट, सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एप्लीकेशन, सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर, सम ऑफ स्क्वायर टोटल, या TSS भी लिख सकते हो, टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स ये है। हाँ हाँ, यहाँ पे ये देखना पड़ेगा क्योंकि हमने जो लिखा है बिना इसके मिसिंग होंगे उसके लिए, है ना जी? बताइए, कोई और कुछ पूछ रहे थे? नहीं सर, सब किसी ने बोला था इसका ऑप्शन थर्ड है बट इसका ऑप्शन सेकंड है, तो मैं वो बता रही हूँ। नहीं सेकंड अभी है क्योंकि बिना मिसिंग कंसीडर किए हुए ये हमने बनाया, जो टेबल बनाए हैं कि विदाउट ऑब्जर्विंग एनी मिसिंग ऑब्जर्वेशन, ये जो रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन विथ T ट्रीटमेंट्स एंड R एप्लीकेशंस ये होगा, विदाउट कंसीडरिंग दिस थिंग having one missing observation, अभी हमने उसको कंसीडर नहीं किया। so this is the ANOVA table corresponding to randomized block design, ठीक है? तो उसके लिए आओ, बाकी मेन तो पता है, दिस अपॉन दिस कर देंगे, दिस अपॉन दिस, तो यहाँ आ जाएगा। फिर यहाँ पे F के लिए है ना, मीन सम ड्यू टू ट्रीटमेंट अपॉन मीन सम ड्यू टू एरर, मीन सम ड्यू टू एप्लीकेशन अपॉन मीन सम ड्यू टू एरर एंड सो ऑन, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे है, आगे आते हैं। सो अच्छा, आंसर की में आपका ना ये है, ओके। सो हैविंग वन मिसिंग ऑब्जर्वेशन, तो आई थिंक ये वन मिसिंग ऑब्जर्वेशन की वजह से एक डिग्री ऑफ फ्रीडम कम हो जाएगी। इसकी एरर की, हाँ, क्योंकि वन ऑब्जर्वेशन मिसिंग है, इसका क्या मतलब? टोटल ऑब्जर्वेशन RT माइनस 1 हो जाएगा, तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी? 2। तो इसी वजह से यहाँ एक और कम हो जाएगा ना। समझ आया सब लोग क्या कह रहे हैं? अभी टोटल R ट्रीटमेंट था, सॉरी T ट्रीटमेंट R एप्लीकेशंस है, दिस इज अ टेबल। व्हेन वन ऑब्जर्वेशन मिस, तो टोटल एलिमेंट हो गया RT माइनस 1, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी यहाँ RT माइनस 2। तो अब आप इसमें से इन दोनों को जब घटाएंगे, सो देन दिस डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी, तो यहाँ पे जब टोटल का डिग्री ऑफ फ्रीडम RT माइनस 2 होगा और यहाँ है T माइनस 1 R माइनस 1, तो यहाँ पे जो एरर होंगे, है ना, यहाँ है ट्रीटमेंट और यहाँ है रेप्लिकेशंस, सो यहाँ जो आएगा इसमें से दो घटा दीजिए, तो ये वही R माइनस 1 T माइनस 1 जो पहले आता है एक कम हो जाएगा, है ना, माइनस 1, तो ये रहेगा डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात कर रहे हैं हम। So I think that's why it will come, ठीक है ना? So one observation missing है, तो टोटल में यहाँ एक माइनस हो गया, so due to that ये आंसर आ जाएगा। ये हो गया, तो इसका आ गया। अब ये क्या बोल रहा है 96 कि द पैरामीटर्स ऑफ BIBD, ये भी आउट ऑफ सिलेबस हो गया इसमें भी। देन पैरामीटर्स इस कॉम्प्लीमेंट डिजाइन, इसका आउट ऑफ सिलेबस है। तो अभी हमने दोनों पेपर डिस्कस किया, जस्ट पेपर देख रहे थे, मैं भी देख रहा था क्या क्वेश्चंस आया है। तो अभी हमने 2023 के दोनों शिफ्ट का पेपर देखा, या तो क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है या जो आउट ऑफ सिलेबस नहीं है वो एनोवा टेबल में बेस्ड है, ठीक है। चलो अभी 2022 वाला पेपर भी देख लेते, उसमें क्या पूछा है, फिर एक बार मैं डिस्कस करता हूँ। तो 22 वाला जो पेपर था उसमें क्या पूछा था उन्होंने, तो जो लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे मेथड ऑफ कंफाउंडिंग है, ये भी आउट ऑफ सिलेबस है, ये 100 नंबर क्वेश्चन, इसको छोड़ दो। 99
इन अ कंप्लीटली रैंडमाइज्ड डिजाइन CRD, ठीक है, विथ टी ट्रीटमेंट, जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, अभी जो डिस्कस कर रहे थे वो था, तो टी ट्रीटमेंट एंड एन एक्सपेरिमेंटल यूनिट, यही रेप्लिकेशंस है यहाँ पे। सो वहां टी ट्रीटमेंट R रेप्लिकेशन था, यहाँ टी ट्रीटमेंट N रेप्लिकेशंस है, सेम थिंग। तो बोल रहा है कि एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम, अच्छा यहाँ पे क्या है, रैंडमली कौन सा है, कंप्लीटली रैंडमाइज है ना, अच्छा एक मिनट, ओके ओके। सो बताओ इसका आंसर क्या आना चाहिए, चेक करो, पूछा क्या है। तो 4 सर ऑप्शन 3 नहीं सॉरी ऑप्शन 4 ही रहता है। 4 रहेगा, चेक कर लो, है ना। तो ये है कंप्लीटली, अच्छा कंप्लीटली रैंडमाइज डिजाइन है। पिछला वाला क्या था, पिछला जो हम कर रहे थे ब्लॉक, अच्छा वो RBD था ना, हाँ ओके। अच्छा ये रैंडमाइज ब्लॉक डिजाइन था, ओके सॉरी, ये रैंडमाइज ब्लॉक डिजाइन था। और जो अभी हम कर रहे हैं वो है सिंपली कंप्लीटली रैंडमाइज डिजाइन। दोनों अलग अलग है ना, 3 तरह का डिजाइन आपको पढ़ना है, कंप्लीटली रैंडमाइज डिजाइन है ना CRD, फिर रैंडमाइज ब्लॉक डिजाइन RBD एंड लैटिन स्क्वायर डिजाइन दैट इज द LSD। सो ये तो इजी है, इसका देख लो, इसका भी बता देता हूँ ब्रीफली क्या इसके पीछे का स्टोरी है, तो उससे आपको आइडिया मिल जाएगा। और फिर एक बार यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीटली रैंडमाइज डिजाइन का एनोवा टेबल कैसा होता है, जैसे अभी बाकी का डिस्कस कर रहे थे। यहाँ पे ऐसी होगा, चलो सोर्स, फिर सम ऑफ स्क्वायर, डिग्री ऑफ फ्रीडम, मीन सम ऑफ स्क्वायर एंड देन F रेशियो, ओके। सो इसमें सोर्स क्या क्या होंगे यहाँ पे, अच्छा एप्लीकेशंस नहीं बोलेंगे यहाँ पे, इसलिए इसने एक्सपेरिमेंटल यूनिट लिखा है, क्योंकि यहाँ पे वो दोनों कंसीडर नहीं होंगे, यहाँ पे जस्ट ट्रीटमेंट कंसीडर होगा और ट्रीटमेंट, एरर एंड टोटल। हाँ यहाँ पे जो सोर्स में आएंगे, क्योंकि जो हमारा अगला जो मतलब पिछला क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, जो नेक्स्ट डिजाइन था है ना, जो कि हमारा था रैंडमाइज ब्लॉक डिजाइन, उसमें आता था ट्रीटमेंट, रेप्लिकेशंस, एरर एंड टोटल। यहाँ पे जो कंप्लीटली रैंडमाइज डिजाइन है, इसमें बस यहाँ पे आएगा ट्रीटमेंट्स और एरर एंड टोटल, ये फॉर्मेट है एनोवा टेबल का। तो जो भी कंप्लीट रैंडमाइज डिजाइन होगा उसका ये फॉर्मेट रहेगा। और इसमें तो ट्रीटमेंट्स कितने हैं टोटल, T, तो यहाँ आएगा T-1। टोटल ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, T/N ना, सॉरी हाँ टोटल, अच्छा सॉरी हाँ टोटल N है एक्चुअली, ओके ओके। तो यहाँ पे बता रखा है इन्होंने कि जो है N एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स हैं, T ट्रीटमेंट है एंड ईच ट्रीटमेंट में N नहीं है, वो शुरू में गलत समझ रहा था, ठीक है। जैसे एप्लीकेशन जब बोलते हैं तो बोलते हैं कि ईच ट्रीटमेंट में R एप्लीकेशंस हैं, ईच ट्रीटमेंट हैज R एप्लीकेशन, यहाँ ऐसा नहीं कह रहा है, यहाँ कह रहा है ट्रीटमेंट T है और टोटल यूनिट्स N है एक्चुअली, ये बोलना चाह रहा है, ठीक है ना। तो ये समझना पड़ेगा, कंप्लीटली रैंडमाइज्ड डिजाइन है ये, तो इस वाले में क्या आपको ट्रीटमेंट T है और टोटल यूनिट N है एक्चुअली। सो ये जो लिखा ना N एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स, सो टोटल यूनिट यहाँ N होगा एक्चुअली, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ N-1 आएगा, यस। एंड देन एरर का सिंपल है, तो यहाँ सिंपली आप बता सकते हैं क्या होगा एरर का डिग्री ऑफ फ्रीडम, है ना, जस्ट कि यहाँ क्या रखे ताकि ये आ जाए, इसमें से घटा दीजिए, सो N-T। सो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करके या इसमें से घटाएंगे ये आ जाएगा। सो दिस इज द एनोवा टेबल, ये बनेगा कंप्लीटली रैंडमाइज्ड डिजाइन के लिए, कि आपके पास ट्रीटमेंट T है एंड टोटल यहाँ N जो रखा है टोटल एक्सपेरिमेंटल यूनिट है एक्चुअली, ये चीज है। और जो रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन था वहां पे ईच ट्रीटमेंट में बता रखा था R एप्लीकेशंस है, सो इसलिए यहाँ पे NR आया था, NR-1 आया था, यहाँ N इज द टोटल यूनिट्स। So this is the format of ANOVA table for the completely randomized design. और क्या आया है देखते हैं। So ये 99 है, ये कह रहा है कि consider a sample of size n drawn from a population of size capital N under, अच्छा simple random sampling without replacement।
देखो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इज लाइक यू हैव n यूनिट्स एंड यू आर जस्ट ऑर्डरिंग, जो ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का जो तरीका है वो उसको सिंपल रैंडम सैम्पलिंग जनरली समझते हैं. Then the probability that the specific unit is not included in the sample. तुम्हारे पास कैपिटल N यूनिट्स है, उसमें से स्मॉल n सेलेक्ट करना है. मान लो 100 यूनिट्स हैं, 10 यूनिट सेलेक्ट करना है, और ये बोलना चाह रहा है कि then probability that a specified unit is not included in the sample. बट कोई उनमें से कैपिटल N में एक ऐसा यूनिट जिसको सेलेक्ट नहीं करना है, तो व्हाट इज द नंबर ऑफ वे, ये पूछ रहा है. प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी. तो सिंपल बेसिक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है. दिस जस्ट अ सिंपल बेसिक प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन. वाला होगा. अच्छा, ओके. सो देखो रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट. So we are selecting कैपिटल N में से स्मॉल n सेलेक्ट कर रहे हैं विदाउट रिप्लेसमेंट. तो सैंपल स्पेस में कितने, कैपिटल N चूज n. दिस इज द टोटल नंबर ऑफ वे ऑफ सेलेक्टिंग स्मॉल n यूनिट्स फ्रॉम कैपिटल N यूनिट्स सैंपल स्पेस. अब मुझे इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी. इवेंट क्या है कि अ स्पेसिफिक यूनिट इज नॉट इंक्लूडेड. एक कोई पर्टिकुलर यूनिट को इंक्लूड करना ही नहीं है मुझे. तो इस तरह क्वेश्चन आपको याद होगा क्लास 11 12 में भी होता था कि जैसे कोई दोस्त है, उसको मतलब क्लास में 50 बच्चे हैं, वो चाहता है 10 बच्चों को ही बुलाया जाए. 3 दोस्त ऐसे हैं जिनको या तो तीनों आएंगे या कोई नहीं आएगा. तो इस तरह क्वेश्चंस आपने किए होंगे. तो वैसे कुछ यहाँ पे है, या एक को बुलाना ही नहीं है, पर्टिकुलरली एक बच्चा ऐसे को बुलाना ही नहीं है, तो क्या नंबर ऑफ वे सिलेक्ट करने का, इस तरह से. सो यहाँ पे क्या है कि एक स्पेसिफिक को इंक्लूड करना ही नहीं, तो n माइनस में से मुझे कितने चुनने होंगे, n, क्योंकि मुझे n सेलेक्ट करना ही है, लेकिन एक पर्टिकुलर यूनिट को सेलेक्ट करना ही नहीं है मुझे. तो इसका मतलब मुझे n तो चुनना ही है, बट एक पर्टिकुलर यूनिट को नहीं सेलेक्ट करना है. तो मुझे मतलब n माइनस 1 में से ही n चुनना होगा. सो दिस इज द आंसर. इसको सिंप्लीफाई कर दो. So यही प्रोबेबिलिटी है. दिस इज द प्रोबेबिलिटी वन स्पेसिफिक यूनिट इज नॉट सेलेक्टेड. हाइपरज्योमेट्रिक का फॉर्म है ना. हाँ, यस, यू कैन स्टील लाइक दैट. बट यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है, हाइपरज्योमेट्रिक में क्या होता है, दो तरह के वो रहते हैं. हाइपरज्योमेट्रिक में थोड़ा सा अलग, दो तरह के ऑब्जेक्ट रहते हैं, टाइप 1 टाइप 2 समझो. और हमें n सेलेक्ट करना है तो r टाइप 1 से आएगा, n माइनस r टाइप 2 से आएगा. तो यहाँ वैसा हुआ है कि समझ लो एक में से 0 आया है, चलेगा. अब ऐसा सोच सकते हैं कि n माइनस 1 ये है, 1 है. हाँ, तो वो जो 1 है उसको बुलाना ही नहीं है, 0 लिया, बाकी में से n लिया. तो ये इसको सिंप्लीफाई कर दो, हो जाएगा इजीली. कितना आएगा जो बता रहे थे, बताइए. ये आएगा. ओके, चलो इसको सिंप्लीफाई कर लो. तो ये यहाँ से कट गया, इसको काटोगे तो यहाँ एक n बचेगा बस, और इसको उधर ले जाओ, एक यहाँ बचेगा जस्ट. ये काटेगा तो यहाँ n माइनस n बचेगा. तो फाइनली बचा n माइनस n अपॉन n. तो 1 माइनस n अपॉन n, ये आंसर है. ठीक है, तो ये आ गया. तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या है, जस्ट एक सैम्पलिंग प्रोसेस है. जैसे तुम डेटा कलेक्ट करने जाते हो, जैसे क्या है कि मान लो बहुत सारे ऐसे हम लोग सर्वे करते हैं बहुत सारे. तो उसमें ये है ना कि मान लो अब इंडिया में 125 करोड़ पॉपुलेशन है, मुझे इतने नहीं करने था. मान लो तुम किसी 125 करोड़ में से कुछ क्या करते हो, तुम 100 लोगों को सेलेक्ट कर लिया, उन 100 लोगों में फिर तुम कुछ एनालिसिस करते हो, फिर उसको एनालाइज कर देते हो. तो वैसा है. बट यहाँ पे ये इसमें क्या होता है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में कि ईच एलिमेंट हैज इक्वल चांसेस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड. ये है ना, बहुत सिंपल है ये. बाकी आगे उसके अलग अलग है ना तरीके हैं. और क्या पूछा है, ये देखो, द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर एरर्स इन 2 स्क्वायर फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट विथ r रेप्लिकेशंस. अब कह रहा है कि जो 2 स्क्वायर फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट है
विथ आर रेप्लिकेशंस उसका एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आता है? तो ये भी एनोवा टेबल पे ही है ना? तो बस एनोवा टेबल तुम्हें सारे एक्सपेरिमेंट का याद रखना है, उससे हो जाएगा। चलिए जी, सो 2 स्क्वायर फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट का एनोवा टेबल कैसा होता है? बताओ, किसी को याद है? तो 2 स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि देयर आर 2 ट्रीटमेंट्स, है ना, एट 2 लेवल। ये मतलब है ना 2 ट्रीटमेंट्स एट 2 लेवल। अगर 2 क्यूब रहेगा तो इसका मतलब क्या है? 2 ट्रीटमेंट्स एट 3 लेवल, ऐसा? एट 2 लेवल, सॉरी, हाँ, 3 ट्रीटमेंट एट 2 लेवल। सो 2 स्क्वायर का मतलब 2 ट्रीटमेंट एट 2 लेवल, और जो 2 क्यूब होगा एक्सपेरिमेंट जो हमारा सिलेबस का है, सो 3 फैक्टर्स, हाँ, एट 2 लेवल, या वही 3 ट्रीटमेंट्स एट 2 लेवल। सो 3 फैक्टर्स एट 2 लेवल, 2 क्यूब में होगा ऐसा, हाँ। ए बी सी वहां आता है ना, 2 स्क्वायर में सिर्फ ए बी आता है। सो मतलब जो फैक्टर्स हैं ए एंड बी है 2 स्क्वायर में, और 2 क्यूब में फैक्टर्स हैं ए बी सी। सो ओके, तो इसके नंबर टेबल क्या बनता है? यहाँ पे सोर्स, फिर वही सम ऑफ स्क्वायर्स, डिग्री ऑफ फ्रीडम, मीन सम, एंड एफ रेशियो, है ना। ये सब एफ टेस्ट का पार्ट है। तो सोर्स में क्या क्या लेते हैं आप? फैक्टर ए, फैक्टर बी, और इंटरेक्शन इनका जो होता है ए बी, फिर एरर एंड टोटल। क्या क्या? अच्छा, यहां पे इन्होंने क्या किया है? 2 स्क्वायर फैक्टोरियल विथ आर रेप्लिकेशंस। रेप्लिकेशंस भी अगर आप यहां इंक्लूड करेंगे तो क्या आएगा? अच्छा, टोटल इसमें कितने हैं? टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे इसमें? अभी टोटल कितना होगा? 2 स्क्वायर फैक्टो, है ना, फैक्टोरियल विथ आर रेप्लिकेशंस। सो मतलब क्या, यहां पे क्या लिखूं? डिग्री ऑफ फ्रीडम, मैं आता हूं बीच में इंक्लूड करता हूं। यहां कितना आएगा? सर 4r minus 1 4r minus 1, ओके। अब फैक्टर ए का कितना होगा? सर 1 होगा। तो 1 1, और ए बी का 1, और यहाँ पे हमें उसको कंसिडर करना पड़ेगा। अब जो कह रहे हैं कि यहाँ पे चूंकि उसने इंक्लूड कर दिए, है ना, ए बी, और यहाँ रेप्लिकेशंस को इंक्लूड कर दिया है, सो रेप्लिकेशन भी कंसिडर करना पड़ेगा। ओके, सो रेप्लिकेशन में क्या होगा? डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं, अब यहाँ पे r माइनस 1, तो कितना बचेगा एरर का? फिर 2 times r minus 1। चेक कर लो बाकी लोग। Yes sir, 3 times r minus 1। 3 टाइम्स r माइनस 1। आंसर की में क्या दे रखा है? एक बार चेक करो जरा। सर ऑप्शन फर्स्ट फर्स्ट ही है, अच्छा। तो सो यहाँ पे क्या है? फैक्टर ए है ना, फैक्टर ए एट 2 लेवल है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 हो गया। फैक्टर बी एट 2 लेवल, ए बी इसका इंट्रैक्शन है, तो ये हो गया 2 लेवल हो जाएगा, तो ये 1 हो गया। रेप्लिकेशन आर है तो r माइनस 1 हुआ डिग्री ऑफ फ्रीडम। टोटल है 4r यूनिट, यहाँ 4 है ना, 2 स्क्वायर फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट है, और r, सो 4r माइनस 1, एंड देन आप यहाँ पे इन सबको ऐड करेंगे तो r माइनस 1, फिर इन तीनों का ना, तो r प्लस 2, और उसको घटा देंगे आप 4r माइनस 1 में से, सो 3 टाइम r माइनस 1। ठीक है ये, सो ये इसके लिए एक एनोवा टेबल बन गया। ओके, देखो आगे देखते हैं और क्या पूछा है।
सो अब जो टेस्टिंग वाला आ गया, तो ये तो इसके क्वेश्चन हो गए, तो इसके 4-5 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। तो एट देन इतने क्वेश्चन हमने भी देखा, इससे क्या पता चला ज्यादातर क्वेश्चन इनोवा टेबल पे है, तो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट का इनोवा टेबल हमें याद रखना पड़ेगा। बस वही है, जो भी सिलेबस का पार्ट है, जैसे यहाँ पे आ जाओ तो इसमें तुम्हें देखना है कि क्या होगा, तो ये तुम देख सकते हो जस्ट से बुक से। तो मैंने क्वेश्चन एक बार डिस्कस कर दिया है ना, ये है जो भी आए हुए हैं। तो यहाँ पे है कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है, इसका डेफिनेशन देख लो जस्ट। हालांकि एक क्वेश्चन हमने अभी देखा है जो अभी आया था, कि उसमें कुछ नहीं था, सिंपल रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट था, और विथ रिप्लेसमेंट होता तो क्या होता, उसमें विदाउट रिप्लेसमेंट था ना, अगर विथ रिप्लेसमेंट होता उसके हिसाब से फॉर्मूला लगाना पड़ता। तो उसी क्वेश्चन का आंसर क्या होता अगर विथ रिप्लेसमेंट लिखा होता, तो क्या करते हैं आप लोग? अच्छा, तो उसके हिसाब से फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ना, विथ रिप्लेसमेंट होगा तो। फिर एनसीआर जो लगाया वो नहीं लगा सकते हम, तो ठीक है। तो इसका डेफिनेशन एक बार देख लो, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का डेफिनेशन क्या है। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग का मतलब डेफिनेशन क्या है, ये क्लस्टर सैम्पलिंग का डेफिनेशन क्या है, एक बार बताओ तुम लोग जिनको याद है। सो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, डिफाइन कैसे करते हैं इसको? Sir, probability of any experimental unit to be selected in a sample is इक्वल। हाँ, तो इट इज सैम्पलिंग टेक्निक। अब मैं इसको लिख भी सकता हूँ, तुम भी बुक से देख के गूगल करो या कोई बुक खोलो, उसमें डेफिनेशन लिख लो, कुछ नहीं करना, डेफिनेशन का तुम्हें समझना है कहना क्या चाह रहा है। तो इसमें क्या होता है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में, कि एक सैम्पलिंग का तरीका है ये, जिसमें जो भी सैंपल यूनिट्स हैं उसकी प्रोबेबिलिटी इक्वल रहेगी सिलेक्ट होने की, और कोई इसमें डिस्क्रिमिनेशन और वो सब नहीं होता है कि हेटेरोजीनियस है, होमोजीनियस है, या लाइक मतलब उस तरह से किस ग्रुप का मेंबर है, वैसा कुछ नहीं, सबके चांसेस इक्वल हैं, तो सिंपल है। और जो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग है इसका डेफिनेशन क्या है? Sir, basically in a population, the experimental units are distinguished on the basis of a homogeneous characteristic, और उसी से एक स्टार्टस बना देते हैं और फिर उससे सैंपल करते हैं। यस, जैसे अब क्या है कि जैसे कॉलेज में कोई सर्वे चल रहा है मान लो, तो वहाँ पे क्या है कोर्सेज अलग अलग है, जैसे मान लो चलो मैथ्स ऑनर्स का अलग कोर्स है, स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स अलग है, फिजिक्स ऑनर्स अलग है, तो ये लोग क्या करते हैं मतलब एक स्ट्रैटा हो गया, तो जो होमोजीनियस ग्रुप है उसको स्ट्रैटा बोलते हैं यहाँ पे, मतलब उसमें ब्रेक कर देते हैं। एंड देन अगर मान लो किसी को, अब डिपेंड करता है कि साइज क्या है, ईच जो हमने सब ग्रुप बनाए हैं होमोजीनियस सब ग्रुप्स, उसके साइजेस क्या हैं, तो उसमें से अगर मान लो 100 साइज का सैंपल सेलेक्ट करना है, और कॉलेज का पॉपुलेशन 1000 है फॉर एग्जांपल, तो 10% चाहिए मुझे। अब मान लो जैसे 500 मैथ्स ऑनर्स वाले ही हैं, तो और 100 स्टैट्स ऑनर्स वाले हैं, 100 फिजिक्स ऑनर्स वाले, इस रेशियो में, तो जैसे जिनका रेशियो उसी प्रोपोर्शन में हम लोग सैंपल सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ बस ये हो रहा है कि हमने पहले पूरे ग्रुप को, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में क्या हुआ था कि कोई ग्रुपिंग नहीं हुई, कि जितने एलिमेंट्स है सब इक्वली लाइकली है, विल जस्ट सेलेक्ट, मान लो 1000 लोगों मुझे 1000 हमारे पास यूनिट्स है, उसमें से 100 का सैंपल सेलेक्ट करना है, तो ईच इक्वली लाइकली है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में। जो दूसरा वाला है स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में, इसमें क्या करते हैं कि जो हमारे पास जो अभी पॉपुलेशन है उसको हम ब्रेक करेंगे होमोजेनियस सब ग्रुप्स में। अब होमोजेनियस सब ग्रुप में से सैंपल कलेक्ट किए जाएंगे प्रोपोर्शनल टू व्हाट वी वांट, है ना। तो यहाँ पे बस ये है कि हम लोग डिवाइड करते हैं उसको होमोजेनियस सब ग्रुप्स में, ठीक है ना। ठीक है, तो ये डेफिनेशन तो बुक में भी देख सकते हो, मैं लिखाऊंगा, बात वही है, जस्ट चेक इनटू बुक। मेन समझ आना चाहिए कि है क्या। तीसरा क्या है, क्लस्टर सैंपलिंग क्या होता है, कोई बताओ। हाँ Sir, the units in the population, they are distinguished on basis of a naturally occurring homogeneous characteristic, और फिर उन units को हम लोग एक cluster में divide करते हैं in several clusters and from those clusters we will sample. हाँ, तो यहाँ पे जनरली यहाँ भी सब ग्रुपिंग होता है, लेकिन यहाँ पे कोई जरूरी नहीं होमोजेनियस ही होगा,
ऐसा कोई जरूरी नहीं है, मतलब हो भी सकता है बट मे नॉट बी ऑल्सो। जरूरी है, चेक करो। हाँ मतलब सिंपल है, इट इज अ टेक्निक या सैम्पलिंग टेक्निक दैट इन्वॉल्व्स द डिवीजन ऑफ पॉपुलेशन इनटू नॉन ओवरलैपिंग सब ग्रुप्स एंड दीज सब ग्रुप्स आर कॉल्ड क्लस्टर। तो क्लस्टर्स में डिवाइड करते हैं सिंपली, और यहाँ पे कोई ऐसा होमोजेनियस क्राइटेरिया नहीं होता है, बट वी जस्ट डिवाइड नेचुरली, या तो अगर जैसे आपने कहा, या जस्ट डिवाइड ऐसे ही कर दो बिना किसी क्राइटेरिया, उस तरह से होते हैं। फिर उसके बाद क्लस्टर से सेलेक्ट करते हैं। सो मतलब मैं बस ये रिकमेंड करूंगा, कोई भी डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट की बुक उठाओ या सैम्पलिंग का, और इसके डेफिनेशन एक बार नोट कर लो। एग्जाम में ऐसा होगा तो डेफिनेशन के बेस पे ही क्वेश्चन आ जाएगा कि जो इनके बीच के डिफरेंसेस हैं उस पर आ सकता है क्वेश्चन कि इसका क्या मतलब है, किस कैटेगरी में आएगा, ये चीजें हैं। बाकी आगे आते हैं, ये जो वन वे एनोवा है, हाउ डू वी डिफाइन वन वे एनोवा? मेनली तो मुझे वन वे एनोवा टेबल की बात करनी है। तो इसमें क्या होता है वन वे एनोवा में? सर टेबल में कि ये मॉडल क्या है वन वे एनोवा मॉडल क्या होता है? सर CI is equals to alpha। इसमें क्या करते हैं, तो जैसे हमारे पास कोई पॉपुलेशन है उसको क्या कैसे ब्रेक करते हैं, इसका मॉडल क्या होता है कि वाई आई जे इज इक्वल टू क्या लिखते हो तुम लोग, म्यू प्लस अल्फा आई प्लस एप्सिलॉन आई जे। हाँ म्यू प्लस अल्फा आई प्लस एप्सिलॉन आई जे, ये तो एरर टर्म है ना। और यहाँ पर टेस्टिंग क्या करते हैं हम लोग कि ये जो अल्फा 1 है अल्फा 2 है और जितने भी है, या तो तुम इसका टेस्ट करोगे, अब डिपेंड करता है कितने तुम वो ले रहे हो, तुम्हारे पास क्या है, कितने मेंबर्स हैं ईच ग्रुप में, मान लो के मेंबर्स है फॉर एग्जांपल, तो अल्फा के या ए है तो अल्फा ए बराबर 0, या दूसरे तरीके से H0 को दूसरे तरीके से क्या लिखते हैं हम लोग, ये होता है म्यू आई प्लस एप्सिलॉन आई जे, ये भी ना वन वे एनोवा मॉडल। सो इसमें क्या होता है कि म्यू 1 इक्वल टू म्यू 2 अप टू इक्वल टू म्यू ए, तो मतलब सबके जितने भी ग्रुप्स हैं उसके मीन इक्वल हैं, या दूसरे तरीके से ब्रेक करोगे तो ये होता है, इसको क्या बोलते हैं, ट्रीटमेंट इफेक्ट। देयर आर, मान लो यहाँ पे देयर आर ए ट्रीटमेंट, स्मॉल एक नंबर है, देयर आर ए नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स, तो इसको क्या बोलते हैं अल्फा आई को, या टाउ आई भी लिखा रहता है, इसको ट्रीटमेंट इफेक्ट बोलते हैं। ये मॉडल है हालांकि, सर आई द ट्रीटमेंट इफेक्ट, आई द ट्रीटमेंट इफेक्ट, हाँ आई ट्रीटमेंट इफेक्ट। अल्फा आई का क्या मतलब है, आई एच ट्रीटमेंट ना। तो तुम्हारे पास ट्रीटमेंट्स क्या होगा, मान लो ट्रीटमेंट्स हैं 1 2 3 अप टू ए, ईच ट्रीटमेंट हैड मान लो तुम्हारे पास n यूनिट्स हैं फॉर एग्जांपल, जैसे 1 या a यूनिट्स है लेट्स से, तो ऐसा एलिमेंट हो जाएगा y11 y12 y1a y21 y22 y2a एंड सो ऑन, इस तरह से कुछ। तो तुम्हारे पास टोटल कितने, एक मिनट सॉरी मैं यहाँ थोड़ा सा गलत कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या करना लो a हो गया है, तो यहाँ पे डिपेंड करता है मैं कितना लूँ, यहाँ i की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लेंगे और j की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लेंगे, ये क्लियर हो जाएगा। बताओ 1 और J1 to N। या मान लो यहाँ में अगर k ले लिया तो t लेना, t ले लो, और यहाँ a ले लो, इस तरह से कर सकते हो। सो i 1 से लेके कितना t लेना है ये ले लो, 1 2 यहाँ a ले सकते हो, इस तरीके से, है ना। तो ऐसा हो जाएगा। तो मतलब वन वे एनोवा टेबल कैसा होता है, इसमें अगर तुम ये देखो, अच्छा हमें तो यहाँ आना पड़ेगा, तो मैं बात कर रहा था तो सिंपली ये था कि वाई आई जे कैन बी रिटन या तो म्यू आई प्लस एप्सिलॉन आई जे, या दूसरे तरीके से लिख सकते हो म्यू, तो म्यू को बोलते हैं ओवरऑल मीन, है ना, ओवरऑल मीन। और यहाँ पे आ जाएगा टाउ आई, या इसको जैसे लिख रहे थे हम लोग अल्फा आई जैसे लिखा था, प्लस एप्सिलॉन आई जे, ये है।
आई की वैल्यू मान लो 1 से लेके अप टू तुम्हारा टी है, चलो, और जे 1 से लेके के तक ले सकते हो या एन तक ले सकते हो। तो वन वे एनोवा टेबल कैसा होता है? क्योंकि इसके क्वेश्चन सॉल्व करने का बहुत एडवांस लेवल तक जाने की जरूरत है नहीं, तुमने देखा ही क्वेश्चन हमने सारे सॉल्व कर ही लिए अभी 2023-22 के, और उसमें क्या था, मेनली सारे एनोवा टेबल पे ही थे। तो इसका टेबल का स्ट्रक्चर क्या होता है? सोर्स अभी लिखा था हमने, ठीक है ना, सोर्स, सम ऑफ स्क्वायर, डिग्री ऑफ फ्रीडम, मीन, सम ऑफ स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो, और देन एफ रेशियो। अब सोर्स में क्या क्या आता है यहाँ पे? ट्रीटमेंट एंड सो ट्रीटमेंट एंड एरर। तो वन वे एनोवा मॉडल में जस्ट ट्रीटमेंट आएगा, एरर आएगा और टोटल आएगा वन वे में जस्ट, ठीक है ना। सो ये स्ट्रक्चर है इसका। तो यहाँ पे जो लिखते हैं एसएसटी या टीएसएस लिख सकते हो, एसएसई और ये एसएसटीआर फॉर ट्रीटमेंट। डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रीटमेंट टी है तो T-1। टोटल कितने हैं? हमने टोटल कितना लिया है? टी ट्रीटमेंट है और ईच हैज की एलिमेंट्स ऐसे ले लिया मैंने, तो कितना हो जाएगा? टोटल ए लिए हैं आप। ए लिया, टी ए ले लो, ए ले लो, एन ले लो, मर्जी है ना। तो जैसे भी तुम नोटेशन उसके हिसाब से डिवाइड कर लो। क्या लिखो यहाँ पे? टी ए, ठीक है ना, टी ए -1 ये होगा, ये उसके हिसाब से ले लो। और तो यहाँ पे उसके, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ आएगा A-1 होगा ना। नहीं, यहाँ पे टोटल में क्या होगा? टोटल क्या होगा? टोटल में बोल रहा हूँ। नहीं, टोटल ट्रीटमेंट टी है और उसके अंदर एक ट्रीटमेंट में कितने एलिमेंट है? या ए या एन ले लो, कोई बात नहीं, एन ले लो, एन एलिमेंट्स है मान लो। टी ट्रीटमेंट्स हैं, ईच ट्रीटमेंट हैज एन एलिमेंट्स, तो टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए? सर टी है ना, टी ए टी डिपेंड्स ऑन नोटेशन में, कोई टेंशन मत लो। बोलो देयर आर टी ट्रीटमेंट्स एन एलिमेंट्स मान लो, ईच ट्रीटमेंट हैज एन एलिमेंट, तो टी एन हो गया। सो टी एन टोटल एलिमेंट है, डिग्री ऑफ फ्रीडम T-1। अब यहाँ पे क्या आएगा? एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आएगा? घटाओ उसको, निकाल पाओगे? हाँ जी, कितना बनेगा? तो यहाँ पे आ जाएगा आई थिंक एन टाइम, चेक करो, उल्टा लिख दिया, टी टाइम -1, हाँ मतलब वही देख लो एक बार क्या आएगा। सो Tn माइनस टी, टी कॉमन ले लो, -1 इस तरह से आ जाएगा। बाकी डिवाइड कर लोगे, ये तो ऐसे ही है कि SSTR को डिवाइड करना होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम से, ठीक है, इस तरह से, और बाद में इसको SSE को डिवाइड करना है डिग्री ऑफ फ्रीडम से, और यहाँ पे इन दोनों का रेशियो ले लो, है ना। तो ये मान लो MSTR और अपॉन MSE, ये आ गया। तो ये मतलब वन वे नो, फ्रीडम, एयर का डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐसे Tn माइनस टी होगा ना, तो ब्रैकेट में लिख दिया ना, ये ब्रैकेट में -1। बताइए क्लियर है कि नहीं? हाँ जी जूही, यस सर, ठीक है ना। आगे क्या होगा? 2A एनोवा मॉडल में क्या होता है? अच्छा मुझे लग रहा है कि अब क्लास यहीं रुकते हैं, अगले क्लास में एक क्लास और डिस्कस करता हूँ इसको ना, तो कल भी इसको डिस्कस करता हूँ। तो अभी हमने आज मेनली क्या किया है, थ्योरी में कल डिस्कस करता हूँ इसका, एक क्लास और डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। तो अलग आइडिया मिल गया क्वेश्चन क्या एग्जाम में आता है, कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। सो हमने आज मेनली जो भी डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट या सैम्पलिंग के क्वेश्चंस 2023 2022 के थे उसको एक बार देखा कैसे सॉल्व करने हैं। तो ज्यादातर क्वेश्चन एनोवा टेबल पे थे, डिग्री ऑफ फ्रीडम पे थे, थ्योरी में डिस्कस किया नहीं, तो इसको अगले क्लास में कंटिन्यू करते हैं। तो कल क्लास रखता हूँ, ठीक है ना। कल शायद हो सकता है क्लास ना हो, एक जो वो भी है, चलो टूर्नामेंट है यहाँ पे स्टूडेंट यूनियन का तो देखता हूँ उसमें अगर क्रिकेट का है तो अगर गया तो फिर क्लास हो सकता है ना हो, पर बता दूंगा ग्रुप में अगर नहीं होगी तो।
अदरवाइज क्लास कल हो सकती है, तो कल इसको हम कंटिन्यू करेंगे थ्योरी को। बाकी आप लोग सिलेबस रिवाइज कीजिए, पीवाई को कंप्लीट कर लीजिए। अब 1 तारीख के बाद, मतलब 1 तो आ ही गया आज ही, तो अब से मंडे के बाद डेली एक मॉक टेस्ट डिस्कशन होगा। शेड्यूल में भेज दूंगा किस दिन किस मॉक टेस्ट का डिस्कशन होगा ग्रुप में, ठीक है। तो आप लोग बाकी पीवाईक्यू और सिलेबस एक बार ढंग से कर लीजिए, फिर मॉक टेस्ट हम लोग रेगुलरली डिस्कस करेंगे डेली मंडे से, ठीक है। चलिए, तो सीयूईटी का बैच जो है अभी यहीं स्टॉप करते हैं आज की क्लास। कल फिर सेम टाइम पे क्लास होगी। थैंक यू एंड गुड नाइट। तो सीयूईटी वाले लोग लीव कर दो, मीटिंग है ना।